नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टडी विद पूजा में। आज का ये वीडियो नेट, सेट, जेआरएफ, केवीएस, पीजीटी, टीजीटी इन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्री राम वृक्ष बेनीपुरी की प्रसिद्ध रचना माटी की मूर्तें। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, हमने इससे पहले श्री राम वृक्ष बेनीपुरी के जीवन परिचय पर एक विस्तृत वीडियो बनाया है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने से पहले बेनीपुरी जी के जीवन परिचय वाला वीडियो अवश्य देख लें, ताकि आप उनकी रचनाओं की संवेदना, पृष्ठभूमि और विचारधारा को और गहराई से समझ सकें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं श्री राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें का विश्लेषण। माटी की मूर्तें, राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रकाशन व समर्पण। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित माटी की मूर्तें नामक शब्द चित्र संकलन का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ। लेखक ने इस कृति को अपने मामा स्व द्वारिकानाथ सिंह और अपनी मौसी को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित किया। मूल पांडुलिपि की प्रथम प्रति पर स्वयं बेनीपुरी ने टिप्पणी की, माटी की मूर्तें, कुछ ग्रामीण स्केच तथा नीचे समर्पण पंक्ति, मामा और मौसी को अर्पित। लेखन काल। संकलन का अधिकांश लेखन वर्ष 1940 के आसपास पूरा हुआ। पांडुलिपि में 22.09/1940 की तारीख अंकित है, जिससे इसकी रचना कालावधि स्पष्ट होती है। चित्रों की संख्या। इस संग्रह में कुल 12 जीवन चित्र शामिल हैं। रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बालगोबिन भगत, भौजी, परमेसर, बैजू मामा, सुभान खान, बुधिया। कृति का स्वरूप। बेनीपुरी ने माटी की मूर्तों को अपने शब्दों में जीवनी प्रधान ग्राम चित्रों का संग्रह कहा है। वे बताते हैं कि यह पुस्तक चलते फिरते आम लोगों के जीवन चित्रों की श्रृंखला है, जिनमें भावनाएं, स्मृतियां और अनुभव एक साथ घुल मिल जाते हैं। रजिया चरित्र का नवीन रूपांतरण। प्रमुख पात्र। रजिया, उसकी माँ, उसका पति हसन, लेखक स्वयं और लेखक की मौसी, ये सभी इस शब्द चित्र के केंद्र में हैं। कथासार और चरित्र रेखा। रजिया में लेखक ने गांव की एक साधारण चूड़ी बेचने वाली लड़की के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सुंदरता, भोलेपन और सहज आकर्षण को सजीव किया है। रजिया और उसकी माँ अक्सर लेखक के घर चूड़ियाँ बेचने आती थीं। एक बार रजिया की माँ ने हंसी मजाक में कहा कि इससे ब्याह करा दीजिए, और मजाक में ही लेखक की ओर इशारा भी किया। रजिया का विवाह हसन से होता है, जो चूड़ी बेचने का ही पारंपरिक कार्य करता है। समय बीतने के बाद लेखक की रजिया से पुनः मुलाकात पटना सिटी में होती है, जहां वो सामान खरीदने गई थी। समय के बदलाव का चित्र। कई वर्षों बाद जब लेखक राजनीति में बड़ा स्थान प्राप्त कर लेते हैं, वे एक यात्रा के दौरान रजिया के गांव पहुंचते हैं। रजिया की पोती उन्हें अपनी दादी से मिलाने ले जाती है। अब रजिया वृद्ध हो चुकी है, उसका पति हसन नहीं रहा। उसके 3 पुत्र हैं। बड़ा बेटा कलकत्ता में रोजगार करता है, दूसरा पुश्तैनी काम में लगा है, तीसरा शहर में पढ़ाई कर रहा है। मौसी का वास्तविक संबंध। कथा में वर्णित मौसी वस्तुतः बेनीपुरी की अपनी मौसी ही हैं, जिन्होंने लेखक का पालन पोषण किया। बचपन में रजिया जब अपनी माँ के साथ आती थी, तो मौसी उसे छठ का प्रसाद कसार और ठेकुआ दिया करती थीं। आलोचनात्मक टिप्पणी। डॉक्टर रामवचन राय लिखते हैं कि बेनीपुरी के इन चरित्र चित्रों में ग्रामीण जीवन की निष्कपटता, पारस्परिकता और सांप्रदायिक मेलजोल की उत्कृष्ट मिसालें मिलती हैं। रजिया इस सौहार्द और सहयोग की भावना का एक सशक्त उदाहरण है। सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश। रजिया शब्द चित्र के केंद्र में हिंदू मुस्लिम भाईचारा, मानवीय रिश्ते और एक दूसरे के प्रति आत्मीयता का भाव है। बेनीपुरी ने इस कहानी के माध्यम से सामाजिक एकता और मानवीय करुणा को मजबूत करने का सराहनीय प्रयास किया है। 2. बलदेव सिंह। बलदेव सिंह शब्द चित्र के प्रमुख पात्र हैं। बलदेव सिंह लेखक तथा लेखक का मामा। युवावस्था में ही पिता के देहांत के कारण बलदेव सिंह अपनी मां के साथ ननिहाल में आकर रहने लगा था। बड़ा होने पर वो बंगाल में एक राजा के दरबार से जुड़ गया, जहां उसे अच्छी आय होती थी। इस शब्द चित्र की शुरुआत पूस महीने की तीखी ठंड और कांपते वातावरण के वर्णन से होती है। लेखक जिनके गांव में रहते थी, वहां ताजिया तो निकलता था, लेकिन गांव में मुसलमान आबादी बिल्कुल नहीं थी। ननिहाल से लौटकर बलदेव सिंह अपने पुश्तैनी गांव में बसने की इच्छा लेखक के मामा, जिनका वह अत्यंत सम्मान करता था, से प्रकट करता है। लेखक का गांव राजपूतों और अहीरों का प्रमुख केंद्र था।
राजपूतों में राम की मर्यादा का गौरव था, जबकि अहीरों में कृष्ण की यादव परंपरा का उत्साह और शान दिखती थी। बिसनपुर गांव में दो सगे भाइयों के बीच आम के एक पेड़ के फलों को लेकर भीषण झगड़ा छिड़ जाता है। बलदेव सिंह इस विवाद में बड़े भाई की ओर से खड़ा होकर उसकी सहायता करता है। एक अबला विधवा की जमीन और सम्मान पर संकट आने पर बलदेव सिंह उसकी रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। शब्द चित्र का अंतिम वाक्य अत्यंत मार्मिक है। एक समय था जब मैंने बलदेव सिंह को तेजस्वी, जीवंत और नव यौवन से भरे रूप में देखा था, और आज यह समय है जब उन्हें इस निस्सत्व रूप में देख रहा हूँ। उफ, आह। 3. सरजू भैया। रंग सांवला, बगुले जैसी लंबी टांगे, चिंपैंजी जैसी चौड़ी बाहें, कमर में साधारण धोती, कंधे पर पड़ा अंगोछा, नाक ऊंची और सीधी, गहरी आंखें भीतर धंसी हुई, पिचके गाल, इन सब मिलकर सरजू भैया को गांव के सबसे लंबे और दुबले व्यक्तियों में शामिल करते हैं। सरजू भैया उन कुछ चुनिंदा ग्रामीणों में से हैं जो हमेशा जीवंत, खुशमिजाज, मिलनसार और दूसरों को हंसाने वाले स्वभाव के होते हैं। उनके पिता को गांव में गुमाश्ता जी कहा जाता था और वे वहां के सम्मानित तथा संपन्न किसानों में गिने जाते थे। इस निबंध में लेखक ने सूदखोर व्यक्ति की तुलना चीलर जैसे शिकारी पक्षी से की है, जो हमेशा दूसरों का लाभ उठाने की फिराक में रहता है। सरजू भैया को एक कुशल, समझदार और सामाजिक व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। सेवा बोध उनके जीवन का नियम है। गांव में कहीं कोई बच्चा बीमार पड़ जाए, बाजार से सामान मंगवाना हो, रजिस्ट्री का काम हो, विवाह शादी का अवसर हो या श्राद्ध, हर जगह सरजू भैया हमेशा मौजूद पाए जाते हैं। बेनीपुरी ने इस शब्दचित्र में विक्टर ह्यूगो की ला मिज़रेबल से उस पंक्ति का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि पादरी के घर का द्वार सदैव सबके लिए खुला रहना चाहिए। इसी भाव को सरजू भैया अपने आचरण से अकेले ही साकार करते हैं। लेखक का कहना है कि सरजू भैया का व्यक्तित्व केवल अनुकरणीय या अनुसरणीय ही नहीं, बल्कि इतना श्रेष्ठ है कि वो सम्मान और श्रद्धा का पात्र बन जाता है। सरजू भैया के 5 संतानें थीं और 5 बेटियां। बेटी की इच्छा पूरी न होने के दुख में उनकी पत्नी का निधन हो गया था। वे मूलतः संपन्न परिवार से थे, लेकिन उनकी अत्यधिक दानशीलता, सरल हृदय प्रवृत्ति और निष्कपट स्वभाव के कारण धन तो समाप्त हुआ ही, ऊपर से ब्याज पर पैसा लेने के चलते घर जमीन तक हाथ से निकल जाने की नौबत आ गई थी। मंगर की देह रचना बताते हुए लेखक कहता है कि मजबूत देह, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना, आगे आगे उसके बैलों की जोड़ी और अपनी गरजती आवाज से बैलों को हाँकता हुआ सुबह सुबह खेतों की ओर बढ़ता मंगर, जब से मुझे होश आया उसे हमेशा इसी रूप में देखा है। लेखक के अनुसार मंगर बच्चों से जरा कठोर रहता है। उसे बच्चों की हरकतें खलती हैं और बच्चे भी उसे चढ़ाने से बाज नहीं आते। फिर भी बचपन में लेखक को उसके कंधों पर बैठने का अवसर मिला था। मंगर और उसकी पत्नी भकोलिया के 2 बच्चे हुए। एक बेटा जो कमाने लायक होने से पहले ही चल बसा और एक बेटी जो लूली पैदा हुई थी। मंगर ने अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया था, लेकिन कठिन समय में जब वो दामाद के घर पहुंचा तो दामाद के कठोर व्यवहार ने मंगर का सारा स्नेह वहीं समाप्त कर दिया। गांव में जहां साधारण हलवाहे को 1 रोटी मिलती थी, वहीं मंगर को 1.5 रोटी दी जाती थी। वो उस रोटी का एक टुकड़ा दोनों बैलों को खिलाता और तीसरा टुकड़ा स्वयं खाता था। मंगर लेखक के चाचा के घर हल चलाता था, लेकिन असल मालिक वो लेखक के पिता मंजले बाबू को मानता था। उनके निधन पर मंगर ने कहा, हमारे मालिक मंजले बाबू थे, उनकी मौत के साथ मेरी किस्मत भी टूट गई। गोवर्धन पूजा के दिन मंगर लेखक के यहाँ बैलों के सींगों में रंगीन लटकन बांधता था और उत्सव के लिए एक नई धोती पहनकर आता था। लेखक मंगर के काले रंग में एक अलग ही आकर्षण देखते हैं और कहते हैं, मंगर का जिक्र आते ही उसकी आकृति आंखों में उभर आती है। सैंडो के दीवाने उससे थोड़ा मायूस हों तो अचरज नहीं। मंगर की उम्र ढलने लगी तो उसका एकमात्र सहारा पत्नी भकोलिया रह गई। बुढ़ापे में भी मंगर का बोलचाल बेधड़क और कभी-कभी फूहड़ था। मंगर के कमज़ोर हो जाने पर भकोलिया ही दूसरों के यहाँ बच्चों को संभालकर, कुटान पिसान कर, गोबर पाथ कर या पानी भर कर जितना जुटा पाती उससे पहले मंगर को खिलाती और बाद में खुद खाती थी।
मंगर को अधकपारी की शिकायत हुई तो उसके सिर पर दालचीनी और बकरी के दूध का लेप लगाया गया। इससे पीड़ा तो कम हुई, लेकिन उसकी एक आंख चली गई। जीवन के अंतिम क्षणों में जर्जर शरीर के साथ मंगर को आधांग का आघात लगा। भी रूपा की आजी की सूरत को इस प्रकार दर्शाते हैं। वह लंबी, गोरी, भरा पूरा बदन वाली स्त्री थी, जो हमेशा चमकदार सफ़ेद और साफ कपड़े पहने दिखाई देती थी। उसके चेहरे पर स्वाभाविक रौब था। आंखें बड़ी और तेज थीं और पूरे शरीर की बनावट ऐसी कि देखने वाले को वो किसी पुरुष जैसी प्रतीत होती, मानो भूल से औरत बन गई हो। गांव में ये आम धारणा फैल चुकी थी कि रूपा की आजी डायन है और बच्चों पर उसकी विशेष नज़र रहती है। लोग कहते थे कि उसने कई हंसते खेलते नन्हे शिशुओं की जान ले ली है। रूपा की आजी के विवाह के कुछ ही समय बाद उसके ससुर की मृत्यु हुई और फिर कुछ वर्ष बाद रूपा के दादाजी का भी देहांत हो गया। इन घटनाओं ने पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैला दी कि वो अपने ही घर के लोगों का नाश कर देती है। रूपा की आजी पर यह आरोप भी लगाया गया कि उसने अपने बेटे यानी रूपा के पिता को भी विवाह के 1-2 बरस के भीतर ही खा लिया। पिता की मृत्यु के बाद ही रूपा का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्य ये कि प्रसूति के समय उसकी मां की भी मौत हो गई। इस प्रकार गांव वालों का विश्वास और मजबूत हो गया कि जिसने ससुर, पति, बेटे और पतोहू तक को निगल लिया, वो दूसरों पर क्या दया करेगी। लेखक बड़ा होकर पढ़ लिखकर और समझदारी से लोगों के मन से भूत प्रेत के डर को हटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी कोई बात किसी ने नहीं मानी। पड़ोसिन के 6 साल के नाती की मृत्यु हो या दुसाद के बड़े बेटे का सांप काटने से मर जाना, हर बार दोष रूपा की आजी पर ही मढ़ दिया गया। शब्द चित्र के अंत में शिवरात्रि के मेले में जब वो एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर झुनझुना बजा रही थी, तो लोगों ने उसे डायन कहकर मारने की कोशिश की। भीड़ के अत्याचार से बचने में असमर्थ होकर वो कुएं में कूद गई और अपनी जान दे दी। मेले में जिसे वो बच्चा झुला रही थी, ग्रामीणों के अनुसार वो रूपा का ही बच्चा था। 6. देव। तपेसर भाई के बगीचे से विलायती अमरूद तोड़ लेने की वजह से देव का एक हाथ टूट गया था। जन्माष्टमी का व्रत निभाते समय देव ने एक बार अकेले ही एक पेड़ पर फन उठाए बैठे गेहुअन सांप को मार गिराया था। गांव समाज के लोग देव को नीची नज़र से देखते थे और उसे बदचलन तथा चरित्रहीन कहकर तिरस्कार करते थे, लेकिन लेखक उसके बारे में ऐसी धारणा नहीं रखते थे। लेखक की प्रेरणा पर देव ने खादी पहनना शुरू किया और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होकर क्रांतिकारी राह पकड़ ली। अपने सत्याग्रही दल के साथ मिलकर देव ने सरकार को लगातार चुनौती दी और कांग्रेस बुलेटिन में उसका नाम अक्सर छपने लगा। एक दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इतनी मार दी कि वो लगभग मृत्यु के कगार पर पहुंच गया। समग्र रूप से देव का चरित्र प्रारंभ में साहस के साथ थोड़ी शरारत लिए हुए दिखाई देता है, पर आगे चलकर वो देश हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाला व्यक्ति बन जाता है। बाल गोविंद भगत। 60 से अधिक उम्र के बाल गोविंद भगत पेशे से तेली थे। उनका कद मध्यम, रंग गोरा, बाल सफ़ेदी की ओर झुके हुए और चेहरे पर उम्र के साथ आई शांति साफ झलकती थी। कमर में लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों की तरह कैनवस की टोपी, यही उनका सरल पहनावा और रूप स्वरूप था। लेखक तेली जाति के प्रति समाज की मान्यताओं का जिक्र करते हुए कहते हैं कि लोगों के बीच यह धारणा फैली थी कि तेली का चेहरा देखकर यात्रा मंगल नहीं होती। समाज ने इस जाति के साथ टेलिया मसान जैसा अपमानजनक शब्द भी जोड़ रखा था। बाल गोविंद भगत कबीर पंथ के अनुयायी थे और कबीर को साहब कहकर पूर्ण श्रद्धा से मानते थे। भगत खेती भी करते थे, परिवार भी संभालते थे और फिर भी साधु संतों के गुणों को वे पूरी तरह अपने जीवन में उतारते थे। बाल गोविंद भगत के प्रसंगों में आषाढ़ की रिमझिम, भादों की घोर रात, कार्तिक और फागुन के मौसम तक का जिक्र आता है। भादों की अंधेरी रात में बाल गोविंद भगत गाते, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना, और तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक से फागुन तक वे प्रभातियां गाते थे और गर्मी के उमस भरी शामों में संजा गाकर वातावरण को शांत और सुहावना बना देते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का सबसे मार्मिक क्षण उस दिन देखने को मिला जब उनका इकलौता पुत्र मर गया था। उनका बेटा कुछ सुस्त और कम बोलने वाला था। बड़े मन से उसकी शादी कराई और बहू बहुत सुशील और सुशोभित मिली।
पुत्र के निधन पर बालगोविंद भगत ने मुखाग्नि बहू से ही करवाई। अंतिम संस्कार के बाद बहू को उसके भाई के साथ मायके भेजकर ससुराल की सारी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। बालगोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान करते थे, हालांकि उन्हें स्नान से अधिक महत्व संत संगति और लोक जीवन के दर्शन का था। बुढ़ापे में भी वे 30 कोस पैदल चलकर गंगा नहाने जाते थे। दिन भर उनका समय गीत, ध्यान, पूजा और खेती के बीच बीतता। अंततः एक दिन बीमारी ने उन्हें घेरा और वे इस संसार को चुपचाप विदा कह गए। 8. भौजी। लेखक पहली बार पालकी में तब बैठे थे जब उन्हें शहबाला बनने का अवसर मिला। उस समय उनकी ममैया की शादी हो रही थी और वे उसी में शामिल थे। शादी में लेखक के कपोट जो चंपारण से आए थे, उनके घने बालों पर सहरातियों ने कोई भद्दी टिप्पणी कर दी। बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई और बारातियों को जान बचाकर भागना पड़ा। बड़ी मुश्किल से विवाह संपन्न हो पाया। लेखक के बाबा ने नाराज होकर कहा, इस घराने में पोते की शादी कर भारी भूल की। भगवान करे इनकी छाया इनकी भावी बच्चों पर न पड़े। इस शब्दचित्र में लेखक ने अपनी जेठानी को मजाकिया ढंग से सास नंबर 2 कहा है। जब भाभी पहली बार घर आईं तो लेखक उनसे जल्दी ही घुल मिल गए। भाभी भी बेहद ममत्व रखती। होली के दिनों में गांव के अपने हमउम्र लड़कों के साथ लेखक भाभी के साथ खुलकर रंग खेलते थे। लेखक पढ़ता है कि भाभी का स्थान माँ के बराबर माना गया है और ये बात उसे नई रोशनी की पुस्तकों से ज्ञात हुई। समय बीतते के साथ लेखक पढ़ने के लिए बाहर चला गया। वहीं दूसरी ओर घर में हिस्सों का विभाजन हो चुका था और आए दिन झगड़े का माहौल रहता। 10 साल पहले जिस भाभी की जुबान इतनी मिठास से भरी रहती थी, उसी के शब्द अब बारूद जैसे तीखे हो उठे। भौजी के इन बदले हुए स्वभाव का खामियाजा लेखक देवर को भी भुगतना पड़ता था। अंततः विवादों से बचने के लिए वो अलग घर बनाकर रहने लगा। फिर भी भाभी कभी कभी वहां भी गुस्से में पहुंच जाती थी। लेखक कहता है, वो हमें खरी खोटी सुनाती, बेवजह उलझती और कई बार हमारी जिंदगी को तनाव से भर देती। हालांकि भौजी लेखक और उसकी पत्नी से नाराज रहती, पर बच्चों से उसका प्रेम गहरा था। वो अपने दूध से भी उन्हें पिलाने में पीछे नहीं रहती थी। लेखक अंत में कहता है, आज भौजी नहीं रही, मेरी पत्नी खुद को उनके दोनों बच्चों की धर्म मां मानती है और उनकी शादियों में जो योगदान उसने दिया उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। भौजी के रहते भले झगड़े थे, पर उनकी स्मृतियों ने उन झगड़ों को भी कोमल बना दिया है। 9. परमेसर। परमेसर मूल रूप से बेनीपुर का निवासी है। श्रीराम गांव से लौटकर लेखक को ये सूचना देते हैं कि परमेसर बहुत गंभीर रूप से बीमार है, कहा नहीं जा सकता कि वो बचेगा या नहीं। लेखक परमेसर के बारे में कहता है कि परमेसर फिजूल खर्ची में डूबा हुआ, गैर जिम्मेदार और आवारा स्वभाव का आदमी है। उसने अपना घर परिवार बर्बादी में धकेल दिया, कर्ज पर कर्ज लिया, पुश्तैनी खेत तक बेच डाले और उस साल तो अपनी पत्नी के गहने तक बेचकर गांजा पीने में उड़ा दिए। उसने मेरे खानदान की इज्जत को धक्का पहुंचाया, अपने घर वालों को मुश्किलों में डाला। ऐसे आदमी के लिए मर जाना ही शायद ठीक है। भले ही लेखक के मन में परमेसर के लिए घोर नापसंदगी थी, किंतु उसकी बीमारी की खबर मिलते ही उसी रात वो स्टीमर पकड़कर उसे देखने निकल पड़ा। परमेसर का पूरा परिवार एक ही बड़े राममंडिया घर में रहता है। वही रसोई, वही बैठक, वही सोने की जगह। उसी में उसकी माँ, पत्नी, भाई तथा बच्चे रहते हैं। ओसारे के एक हिस्से में पिता लेटे हैं तो दूसरे कोने में परमेसर पुआल पर पड़ा कराह रहा है। कच्चे शकरकंद खाने के कारण परमेसर को भयंकर अतिसार हो गया था। लगातार दस्त और 104 डिग्री बुखार की हालत ने उसे एकदम निस्सहाय बना दिया था। लेखक मानता है कि परमेसर भटकने वाला आदमी था, पर उसकी ये आवारागर्दी ऐसी आग थी जो स्वयं को भस्म करती थी, जबकि दूसरों के लिए बस थोड़ी गर्मी या रोशनी भर छोड़ती थी। खेत में जब भी तोरी फूलती, परमेसर की होरी शुरू हो जाती। सरसों की पीली महक देखते ही वो होली के गीतों में खो जाता। दशहरे के दिनों लेखक के गांव में 10 रात तक ओझाओं द्वारा भूत खिलाने की परंपरा थी। लेखक के कहने पर परमेसर अखाड़ा घाट पर एक छोटा भोजनालय खोलता है। इसके लिए वो अपनी पत्नी के पास बचा हुआ आखिरी कीमती सामान सोने का कंठा तक बेच देता है। भोजनालय कुछ दिन चलता भी है, लेकिन गांजा पीने की उसकी पुरानी आदत फिर हावी हो जाती है और अंततः वो धंधा भी चौपट हो जाता है। 10. बैजू मामा।
बैजू मामा पटना जेल में लगभग 30 वर्षों तक कैद रहे और वहां कैदी, वार्डर, जमादार सब उन्हें मामा कहकर ही पुकारते थे। बैजू मामा हर बार चोरी के आरोप में 2 साल की सजा पाते थे। अजीब बात यह है कि 30 वर्षों में भी वे कभी 30 रुपए की चोरी तक नहीं कर पाए। जेल में बीमार रहने के बावजूद बैजू मामा बिना कहे फूलों की क्यारियों को सजाना, संवारना, पानी देना और उनकी देखभाल करना अपना काम समझते थे। जेल का मेट उनकी दवा दारू की व्यवस्था करता था। बीमारी के बढ़ने पर दवा देते हुए वह भर आई आंखों से कहता, मामा इस बार तुम शायद नहीं बचोगे, और दवा की प्याली उनके हाथ में दे देता। जेल में बंद लेखक से बैजू मामा सुराज और गांधी बाबा की खबरें पूछते रहते थे। बैजू मामा पटना जिले के बाढ़ इलाके के रहने वाले थे। वे बैल की चोरी के आरोप में जेल आए थे। असल में बैजू मामा किसान थे। उन्होंने खेती के लिए बैल खरीदने के लिए 30 रुपए कर्ज लिया था, लेकिन उसी रात लालच में आकर एक बैल चुरा लाए। पान की दुकान पर रुकने पर दफादार को शक हुआ। जांच में चोरी पकड़ी गई। दफादार ने कहा, अरे छोटा, ये बैल 40 रुपए का है और बाजितपुर की पेठिया को कैसे बेचोगे? समस्तीपुर के मजिस्ट्रेट ने बैजू मामा को बैल चोरी के जुर्म में 1 वर्ष की कैद दे दी। बैजू मामा की इच्छा गाय खरीदने की थी। वे हर बार चोरी इसी लालसा में करते, पर 30 रुपए पूरे होने से पहले पकड़े जाते और फिर जेल चले जाते। लेखक कहता है, वाह रे 30 रुपए, एक बैल 30 में और गाय भी 30 में, और इन्हीं 30 रुपयों में आदमी की जिंदगी के 30 साल निकल गए। बेचारा 30 की उलझन में उलझता ही रह गया। जेल में बैजू मामा ने आम, अमरूद, नीम, जामुन, बेला, गुलाब, गेंदा जैसे कई पेड़ स्वयं लगाए और उनकी निराई सिंचाई भी खुद करते थे। गाय खरीदने के लिए बैजू मामा ने अंतिम चोरी के रूप में होटल से 2 लोटे, 2 मंदिरों से चुराए कंबल 3 रुपए में, वकील का शाल 4 रुपए में और गोदाम से लाल मिर्च का बटेरा 12 रुपए में बेचा। कुल मिलाकर 21 रुपए जुटे। बाकी रुपयों के लिए मैं रोज रात किसी खेत से मिर्च तोड़कर बेचते रहे, पर एक रात पकड़े गए और फिर जेल भेज दिए गए। इस बार भी केवल 1 वर्ष की सजा मिली। असल में बैजू मामा कोई जन्मजात चोर नहीं थे। शुरू की चोरी खेती के लिए बैल लेने को की, और बाद की सारी चोरी केवल इसलिए कि खाली हाथ लौटने से डरते थे और किसी तरह गाय खरीदने की चाह में बार बार गलती करते गए। 11. सुभान खां। नंबर 1, लेखक बचपन में सुभान खां की चमकदार सफ़ेद दाढ़ी को छूते हुए पूछा करता, क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? आप नमाज पढ़ते समय पश्चिम की ओर ही क्यों खड़े होते हैं? इस पर सुभान खां स्नेह से बताते, पश्चिम मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। जहाँ रसूल आए वही हमारा तीर्थ है, इसलिए हम उसी दिशा में रुख करके नमाज पढ़ते हैं। नंबर 2, सुभान खां पेशे से कुशल राजमिस्त्री हैं। उनकी उजली चमकती दाढ़ी लेखक के लिए बचपन से ही आकर्षण का केंद्र रही है। नंबर 3, उनके जीवन में 2 ही चीज़ें सर्वोपरि थीं, काम और अल्लाह। यही उनके व्यक्तित्व की असली पहचान थी। नंबर 4, लेखक का जन्म कई देवी देवताओं और हुसैन की दरगाहों पर की गई मनौतियों के बाद हुआ था, इसलिए जनेऊ संस्कार तक लेखक मुहर्रम के दिनों में मुसलमान बच्चों की तरह ताजिए के चारों ओर गले में गंडे पहनकर और रंगीन छड़ी लेकर घूमता था। नंबर 5, लेखक उन्हें सुभान दादा कहकर पुकारता था। हज से लौटते हुए सुभान दादा लेखक के लिए अपने हाथों से छुआरे भी लाए थे। नंबर 6, लेखक के मामा का मंदिर सुभान खां ने ही तैयार किया था। उनकी इच्छा थी कि एक दिन वे खुद की बनाई मस्जिद भी देखें, और ये इच्छा भी लेखक के मामा ने ही पूरी कराई। नंबर 7, समय के साथ गांव में कुछ पंडितों और मुल्लों के कारण माहौल बिगड़ गया और सुभान खां की मस्जिद में गाय की कुर्बानी की बात चलने लगी। नंबर 8, लेखक के मामा समझाते हैं कि बूढ़ी गायें कसाई खाने में कटती हैं, जबकि अंग्रेजी फौज की छावनी में तो मोटी ताज़ी बाछियाँ काटी जाती हैं। नंबर 9, सुभान खां मस्जिद में गाय की कुर्बानी के खिलाफ डटकर कहते, ये मजहब नहीं है, मैं हज कर आया हूँ, कुरान पढ़ी है, गाय की कुर्बानी ज़रूरी नहीं, अरब में लोग दुम्बे और ऊँट की कुर्बानी करते हैं। नंबर 10, जब कल्लू का बेटा जिद करता है कि मस्जिद में गाय की कुर्बानी होकर ही रहेगी, तो सुभान खां दृढ़ स्वर में कहते, पहले मेरी कुर्बानी हो लेगी तब गाय की कुर्बानी होगी। नंबर 11, शब्द चित्र के अंत में बताया गया है कि जब लेखक सेंट्रल जेल गया में 2 वर्ष तक बंद था, तब सुभान खां की रानी अर्थात पत्नी उससे मिलने आई थी। वह लेखक के लिए गंडे, बद्धियां और डोरे भी लाई। यद्यपि लेखक स्वयं को नास्तिक मानता है, फिर भी पत्नी अवसर आने पर इन्हें लाती ही हैं। नंबर 12,
इस शब्द चित्र में मुहर्रम की परंपरा और करबला के शहीदों विशेषकर हुसैन साहब और 72 स्त्री पुरुष और बच्चों की दर्दनाक शहादत का मार्मिक उल्लेख किया गया है। नंबर 13। अंत में लेखक कहता है, मेरा सिर सिजदे में झुका है करबला के शहीदों के सामने और मैं सप्रेम प्रणाम करता हूं अपने प्यारे सुभान दादा को। समग्र रूप से सुभान खां शब्द चित्र हिंदू मुस्लिम एकता, सौहार्द और भाईचारे की एक उज्जवल मिसाल प्रस्तुत करता है। सुभान खां का चरित्र सांप्रदायिक सद्भाव की प्रेरक छवि के रूप में उभरता है। बुधिया। इस संग्रह का अंतिम शब्दचित्र बुधिया एक ऐसी 7-8 वर्ष की बच्चे की कहानी है जो रोज बकरियां चराने जाया करती थी। बुधिया खेल खेल में लेखक के घर की चमेली की ताज़ी नरम कोंपलें तोड़कर खा जाती थी। धीरे धीरे बुधिया जवान होती है। उसकी चंचलता और शोख मिजाज की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। इसके संदर्भ में जगदीश लेखक से वृंदावन का उदाहरण देते हुए कहता है, वहाँ हजारों गोपियां थी और एक गोपाल, लेकिन यहाँ तो एक बुधिया पर पूरा गांव गोपाल बना हुआ है। इस शब्दचित्र में बुधिया के बचपन से युवावस्था और फिर अधेड़ उम्र तक के दृश्य क्रमबद्ध रूप से उभरते हैं। समय बीतता है, बुधिया की शादी हो जाती है और वो 4 बच्चों की मां बन जाती है। खेत में गेहूं काटने और बीनने के दौरान लेखक की उससे अंतिम मुलाकात होती है। जब लेखक बुधिया को अपने पति के साथ गेहूं का बोझा बांधते हुए देखता है तो स्तब्ध रह जाता है। अब उसके रूप में न चंचलता है न यौवन का सौंदर्य, वो थकी हुई श्रम से बोझिल दिखाई देती है। बुधिया की काया से विलुप्त होते सौंदर्य को देखकर लेखक मन ही मन कह उठता है, बरसात बीत गई, अब बाढ़ का शोर नहीं। नदी अपनी स्वाभाविक धारा में शांत निर्मल बह रही है। कीचड़ और उथल पुथल का नामो निशान नहीं। ये शांत स्निग्ध गंगा, ये महान मातृत्व वंदनीय है, अर्चनीय है।